अब हम लोग कवर करेंगे 197 से लेकर के जो लास्ट तक का आपका टॉपिक है आपका 209 तक। ये पूरा का पूरा है आपका जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड। प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल कहाँ पर होगा, ये सब ये इस चैप्टर से करते हैं। और ये चैप्टर है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके आते हैं, इससे मेन से क्वेश्चंस भी आते हैं। और हम कोशिश करेंगे, लगभग ये 10 सेक्शंस हैं, इन सभी 10 सेक्शंस को हम लोग वन गो में अच्छे तरीके से समझ लें, अच्छे तरीके से कर लेंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सीआरपीसी का बैरक है, ध्यान रखना कहीं कुछ चेंजेस हो। हालांकि मैंने चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं कोई चेंजेस हो ध्यान रखना, आप लोग बताएंगे मुझे आप ये। दिस इज व्हाट द सेक्शन नंबर 197 बीएनएसएस, सेक्शन 177 सीआरपीसी का था, प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑर्डिनरीली। तो देखिए कि कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो एक देयर शुड बी एक सर्टेन रूल की भाई उस ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ होगा, वो कौन सी कोर्ट है, कौन सी कोर्ट है जहां पर इसका ट्रायल चलना चाहिए। तो उसका जो ये जो 197 है ये एक जनरल रूल बताता है। क्या रूल बताता है ये? एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली, प्लीज अंडरलाइन कीजिए, ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। इट वाज कमिटेड, जिस कोर्ट में, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस घटित हुआ था, उसी ऑर्डिनरली उसी कोर्ट में उसका ट्रायल चलना चाहिए। तो ये इसका एक जनरल नियम है। क्यों है? देखिए जहां पर ऑफेंस कमिट होगा, शब्द क्या है यहाँ पर, ये ऑर्डिनरीली, कि एवरी ऑफेंस, प्रत्येक अपराध की इंक्वायरी और ट्रायल कहां पर चलेगा? उस कोर्ट में चलेगा जिस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस हुआ था, वो ऑफेंस घटित हुआ था। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? वही कोर्ट क्यों करेगी, उसी कोर्ट को क्यों करना चाहिए? दे हैव पर्पसली मेंशन द वर्ड ऑर्डिनरीली। ऑर्डिनरीली क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए जहां पर उन ऑफेंस हुआ है वहीं की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वहां पर जो विटनेसेस होंगे उसके, वो विटनेसेस वहां पर होंगे, तो उनकी कन्वीनियंस है इसमें। सेकेंडली क्या है कि जिन जिन लोगों पर, बिकॉज ये जो ऑफेंस है, ऑफेंस इज नॉट ए रॉन्ग ओनली टू द विक्टिम, इट इज रॉन्ग टू द सोसाइटी एज वेल। पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। तो जहां पर ऑफेंस हुआ है वहीं पर अगर ट्रायल होता है, वहीं पर वो कंक्लूड होता है और फिर जस्टिस होता है, तो वहां के लोगों को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, हमने अगर अपराध होते हुए देखा तो हमने इसमें न्याय होते हुए देखा। तो सभी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज बेटर दैट द ऑफेंस शुड बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड वेयर इट वाज कमिटेड। तो वेरी सिंपल रूल कहां पर दिया गया है? सेक्शन नंबर है 197, अर्लियर इट वाज 177 सीआरपीसी। ये रहे आपके सामने पिक्चर, आपके सामने क्वेश्चन प्रीलिम्स का, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल इज व्हाट? वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, और वेयर विक्टिम रिजाइड्स, वेयर एक्यूज रिजाइड्स, वेयर एफआईआर लॉज। नो, यहाँ पे कहीं नहीं, वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो पहली लाइन से देखो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, यूपीएचजीएस में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। ये एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय द कोर्ट, कहां पर? विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन दिस सैड ऑफेंस वाज कमिटेड, विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द कंप्लेनेंट रिजाइड्स। देखिए पहली लाइन अगर आप देखेंगे किस तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन, विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द, ये 50% लाइन दोनों में कॉमन है। लास्ट के वर्डिंग में चेंज होगा, तो किसी ने अगर इतना ध्यान नहीं दिया तो हो सकता गलत कर दे इस क्वेश्चन को। अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस, कहां पर? द प्लेस वेयर क्राइम इज कमिटेड विद इन द लोकल एरिया। तो समझ रहे हैं, घूम फिर करके एक ही क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे, और फिर से प्रॉब्लम पूछ लेंगे आपसे बस। सो बेसिकली इसे हम कहते हैं, ये भी अंडर लिख लीजिए लाइन, रूल इज ऑफ एक्सपीडियंसी। बस ये रूल किसका है? एक्सपीडियंसी, मतलब सहूलियत का नियम है ये, बस ये, और कुछ खास है नहीं इसमें। बढ़ते हैं आगे को। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, लिख लीजिएगा, यहाँ से प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक सिचुएशन ऐसी हो कि द कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। 197 में कोर्ट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। अब क्या सेक्शन नंबर क्या हो गया? कोर्ट है, अब 210 हो गया, राइट। तो जो ये जो 197 में उसके पास जो जो जुरिस्डिक्शन था, मान लीजिए कोर्ट ए है, और एज पर सेक्शन 197 उसके पास उस मैटर, उस कोर्ट के पास वो मैटर आ गया अभी है, और कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया अभी है। लेकिन देयर इज सब्सिक्वेंट चेंज इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट। उस कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अब चेंज हो गया है। मींस आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, एक कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज पर सेक्शन 197 एक मैटर को टेकअप कर लिया, वो कॉग्निजेंस ले लिया गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया।
तो क्या कोर्ट, वेदर कोर्ट लूजेस इट्स जुरिडिक्शन टू ट्राई दैट ऑफेंस और नॉट? द आंसर इज ये केस था एम्परर वर्सेस ये, आंसर इज नो। जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट शैल रिमेन अनअफेक्टेड बाय एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर सब्सिक्वेंट कोई चेंज होता है तो कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन उसमें चेंज नहीं हो सकता है। दैट मैटर कैन बी इंक्वायर्ड एंड ट्राइड बाय द सेम कोर्ट जस्ट बिकॉज सब्सिक्वेंट चेंज हुआ है। Subsequent change in the territorial jurisdiction of the court will not affect the jurisdiction of the court to try the case। इस केस का नाम लिख लीजिए, केस नाम पूछ रहे थे एम्परर वर्सेस गंगा और एम्परर वर्सेस सयूरुद्दीन प्रमाणिक, आपके सामने में समझ गए आप लोग। अब एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 197 ने आपसे क्या कहा कि वेयर द ऑफेंस शुड बी ट्राइड एंड इंक्वायर्ड, और वो हमें पता चला ऑर्डिनरी रूल चला, पता क्या ऑर्डिनरी नियम ये है, सामान्य नियम ये है, वेयर इट वाज कमिटेड उसी से जो कंसर्न कोर्ट होगी वहां पर इसकी इंक्वायरी ट्रायल होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए देयर मे बी मिस्टेक, ऐसी गलती हो सकती है कि उसका ट्रायल रॉन्ग प्लेस पे चला, रॉन्ग कोर्ट में चला, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट? ट्रायल एट द रॉन्ग प्लेस तक क्या होगा, प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? प्लीज गो टू द सेक्शन 4, इट वाज 462 सीआरपीसी, आई थिंक नाउ अगर ये चेंज हो गया होगा तो शायद होगा 482। प्लीज सी दैट व्हाट इज द लेटेस्ट नंबर नाउ उसका, इट वाज अर्लियर 462, नाउ व्हाट इज द न्यू नंबर, तो 508। यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स का भी बनता है और मेंस का बनता है, तो इसलिए हमें इसको साथ में पढ़ लेना चाहिए इसको कि अगर प्रोसीडिंग्स रॉन्ग प्लेस पे चली तब क्या होगा। रीड द डायरेक्ट, no finding or sentence, no finding sentence or order shall be set aside merely on the ground that the inquiry, trial or other proceedings took place in a wrong sessions divisions, district, subdivision or other local area unless it appears that such error has occasioned in fact a failure of justice। इसमें समझाता हूं आपको क्या है, दिस इज सेक्शन 508। ये कहता है कि इट डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट द रॉन्ग प्लेस। होना क्या चाहिए था, मान लीजिए प्लेस वो चलना चाहिए था, प्रोसीडिंग चलनी चाहिए थी दिल्ली, कोर्ट ऑफ दिल्ली बाय द प्रॉपर फोरम, बट द प्रोसीडिंग्स कंटिन्यूड एंड कंक्लूडेड इन द कोर्ट ऑफ Mumbai, which is a wrong place। Now what will be seen in the, what will be the effect of that? Court has given verdict, whether it may be the case of acquittal or it may be the case of conviction, whatever। Now the court has pronounced its findings, court has pronounced sentence, court has pronounced the order, whatever। Now this order has been challenged in the court on the basis of that, on the ground that what this took place, inquiry or other took place in the wrong place, whether it is the wrong sessions division, district or whatever, it was conducted in wrong place। अब क्या होगा, तो आपने क्या कमी बताई इसमें कि साहब इट कंटिन्यूड, इट कंक्लूडेड एट द रॉन्ग प्लेस। बस यही बात है क्या, इतनी सी ही बात है, इससे फर्क क्या पड़ा? आप मुझे ये बताइए वकील साहब, आप चैलेंज करना चाह रहे हैं, आपको कन्विक्शन हो गया है, आप कह रहे हैं साहब ये तो गलत हो गया, दिल्ली चलनी चाहिए था केस, मुंबई में केस चलाया, हम नहीं मानते इस केस को। ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि दीज प्रोसीडिंग्स कंटिन्यूड एट द रॉन्ग प्लेस, लेकिन इससे आपको फर्क क्या पड़ा? तो सर फिर रूल का मतलब क्या रह गया, 197 का मतलब क्या रहा सर इस बात का? भाई ठीक है, एक प्रोसीजर बताया गया था, ये होना चाहिए था, वो एक आइडियल कंडीशन थी, लेकिन इट हैपेंड नाउ। आपको क्या नुकसान हुआ ये देखा जाएगा। ये जो एरर है, वेदर सच एरर ओकेजन्ड फेलियर ऑफ जस्टिस इन फैक्ट और नॉट, वेदर इट अपीयर्स और नॉट, ये फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ? क्या केवल जगह बदलने से, रॉन्ग प्लेस होने की वजह से क्या न्याय नहीं हो पाया? क्या न्याय के हितों को कोई चोट पहुंची? अगर ऐसा नहीं है, अनलेस देयर इज ए फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, देन ये लाइन पढ़ लीजिए, नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर शैल बी सेट असाइड। इट मींस
there will be no effect on such order, on such finding, on such sentence. Please let me know आपको बात समझ में आई नहीं आई. Everyone फटाफट निक्की जल्दी से बताइए. If the question of jurisdiction is raised, समझ में आई बात आपको? नहीं बताई पहले, अब आगे की बात समझिए. If the question of jurisdiction is raised, the trial can be commenced only after deciding that questions. मान लीजिए ट्रायल के समय ही ये क्वेश्चन रेज कर दिया गया. दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड कि नो दिस ट्रायल इज एट द रॉन्ग प्लेस. देन दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रायल कोर्ट. देन दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रायल कोर्ट दैट इट शैल फर्स्ट डिसाइड द केस कि हाँ ये रॉन्ग प्लेस है या राइट प्लेस कौन सा होगा. ओनली देन इट शुड कमेंस द ट्रायल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन शुड बी डिसाइडेड, देयर आफ्टर ट्रायल शुड बी कमेंस्ड. बिफोर दैट नहीं होना चाहिए. बोलो हाँ है ना. ये पॉइंट लिख लीजिए फटाफट, मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, लिख लीजिए इस लाइन को आप. इफ द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन इज रेज्ड, इफ द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन इज रेज्ड, द ट्रायल कैन बी कमेंस्ड ओनली आफ्टर डिसाइडिंग दैट क्वेश्चन. ये लाइन कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, आपको काम की है. ये लाइन पढ़िए. सिंपली बिकॉज सेक्शन 508 हो जाएगा, इज देयर टू सेव द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट हैविंग नो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, a magistrate cannot be indifferent on the question of jurisdiction. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये मैं आपको समझाता हूँ. देखिए क्या, इस लाइन को भी लिख लीजिए अच्छे तरीके से. सिंपली बिकॉज सेक्शन 508 इज देयर, क्योंकि एक सेक्शन है, एक धारा है जो कोर्ट को बचाती है कि साहब आपका रॉन्ग प्लेस पर डिसीजन होने के बावजूद भी आपका डिसीजन सेफ है, आप सेफ हैं. तो जैसे मान लीजिए छत्रीस गंगवार साहब एक मजिस्ट्रेट हैं. अब इनको पता है क्या फर्क पड़ता है, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं क्या की फर्क पड़ता है. इनको कह रहे हैं छत्रीस साहब को जी दिस मैटर शुड बी कंटिन्यू इन डिफरेंट कोर्ट, आप टेकअप मत कीजिए. और की फर्क पड़ता है, सेक्शन 508 है ना, दैट विल सेव माई डिसीजन. इन्हीं जैसे लोग लिए कहा गया कि नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 508 है, you cannot be indifferent on the question of jurisdiction. Magistrate cannot be ignorant. Magistrate cannot ignore the objection of question of jurisdiction. Magistrate shall first decide the jurisdiction, then it should commence the proceedings. अगर jurisdiction का objection raise हो गया है तो ये है complete comprehensive understanding. यहां तक मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए. अब नेक्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिटरमाइन दैट विच कोर्ट शुड हैव द ट्रायल. तो दिस इज द प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल इज प्राइमरी डिटरमिन्ड बाय द एवरमेंट्स कंटेंट इन द कंप्लेंट और द चार्जशीट और इवन से पुलिस रिपोर्ट. तो जो चार्जशीट है, पुलिस रिपोर्ट है या फिर कंप्लेंट, केस में कंप्लेंट हो गई, उसके बेसिस पर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन डिसाइड होगा. इसमें देखो जो केसेस हैं यहाँ पर पीक्यूनिटी जुरिसडिक्शन तो होता नहीं है, वो तो सीपीसी में होता है, सिविल कोर्ट में होता है. यहाँ पर तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात होगी. तो चार्जशीट में जो एवरमेंट्स हैं उनके बेसिस पर डिटरमाइन होगा कि विच कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन इन दिस केस. बस ये 2-3 पॉइंट है, इनको जरा पढ़ लीजिएगा जरूर, कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आएंगे, अदरवाइज तो डायरेक्ट से काम चल जाएगा. ये प्रिजम्पशन पर है. ये लाइन लिख लीजिए, डिक्टेशन देता हूं उसकी मैं. इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव प्रूफ टू द कॉन्ट्ररी, लिख लीजिए फटाफट जरा. इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव प्रूफ टू द कॉन्ट्ररी, द कोर्ट हैज टू बी प्रिज्यूम्ड टू हैव जुरिसडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स मेड आउट बाय द एवरमेंट्स. देखिए क्या है ये कि नाउ दिस इज द प्रिजम्पशन. इसका मतलब क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव प्रूफ टू द कॉन्ट्रेरी, कि अगर कोई, तो मतलब जनरल प्रिजम्पशन ये होगी कि कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द केस. इफ द कोर्ट इज अंडरटेकिंग द केस, then it means it shall be presumed that court has the jurisdiction unless there is a positive proof to the contrary. जब तक कि इसके विरुद्ध प्रूव ना हो जाए तो जनरल प्रिजम्पशन ये मानी जाएगी. ऐसे जैसे समझ लीजिए एक व्यक्ति है ए, इस व्यक्ति को तब तक कट्टर ईमानदार माना जाना चाहिए जब तक कि इसकी बेईमानी साबित ना हो जाए. ये जनरल हो गया है ना, प्रिजम्पशन की बात हो गई. मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि कोर्ट के जुरिसडिक्शन के संदर्भ में प्रिजम्पशन क्या है. प्रिजम्पशन क्या है
कि इट द कोर्ट है द जुरिसडिक्शन। तो दो तीन लाइनें मैंने आपको लिखवाई है, कहाँ काम आएंगी आपके। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही हैं। तो अब ये दो तीन जो स्टेटमेंट लिखवाए हैं इन्हीं को पूछ लेंगे, वो इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ये आप कर लेंगे, आप बस हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका भाई साहब जनरल रूल। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगले सेक्शन पे, दैट इज द 198। तो 197 में हम लोगों ने पढ़ लिया जनरल रूल की कहां पर होगी, जहां पर ऑफेंस का कमीशन होगा। तो जुरिसडिक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। दिस वाज द जनरल रूल। और इसके बाकी आगे चल करके फिर इसके एक्सेप्शन भी मिलेंगे हम लोगों ने। अब पढ़ते हैं आगे को। अब देखिए 198 आ जाइए, सेक्शन 198 बीएनएसएस, और ये था पहले 178 सीआरपीसी। ये क्या करेगा कि जो जनरल रूल था दैट इज नाउ डिफिकल्ट टू अप्लाई, बेसिक रूल इज डिफिकल्ट टू अप्लाई। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम अनसर्टेनिटी एंड डाउट। अनसर्टेनिटी है या डाउट है, उसकी वजह से हम 197 को अप्लाई करने में डाउटफुल हो गए हैं। तो टू डील विद सच सिचुएशंस, सेक्शन 198 और 178 सीआरपीसी हैज बीन drafted and now you read it with me, please see this is section 198। 1 second please, देखते हैं क्या कहता है। नंबर 1 ए 198 178 सीआरपीसी क्या कहता है, when it is uncertain in which of the several local areas an offense has been committed, एक बार, when where an offense is committed partly in one local area and partly in another। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, सिंपल सा रूल आया था कि वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिस जहां पर ऑफेंस घटित हुआ, जहां पर घटना घटी, वहां पर उस ऑफेंस को का ट्रायल होगा। अब यही कई बार ऐसा हो सकता है कि ये अनसर्टेन है कि कौन से एरिया में ऑफेंस हुआ। जैसे आपने देखा होगा पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि एक गाड़ी, एक कार के नीचे एक लड़की घसीटती चली गई और काफी दूर तक घसीटी, वो उसकी डेथ हो गई। तो अब नो यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि कौन से एरिया में वो घटना घटी। तो एक तो सिचुएशन हो गई, अनसर्टेनी है, नो कुछ पता नहीं चल रहा कि कहां पर घटना घटी थी। इट इज अनसर्टेन इन विच सेवरल लोकल एरियाज, मींस सेवरल लोकल एरियाज आर इन्वॉल्व्ड and it is difficult to determine in which court in which area precisely the offense was committed। ये नहीं चल पा रहा पता। दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी नहीं है, देर इज नो अनसर्टेनिटी बट मोर देन वन एरियाज आर इन्वॉल्व, पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। कुछ घटना यहां पे घटी, कुछ घटना उस तरफ घटी। एक रोड है, ये रही रोड, इस तरफ सरस्वती विहार है, उस तरफ आनंद विहार है, और मार पिटाई करते हुए कभी वो इधर आए कभी वो इधर गए, ये हो सकता है। तो दोनों ही एरियाज में मार पिटाई वाली सिचुएशन चली, उन्होंने इधर को मारा, उन्होंने इधर को फेंक के मारा। अब दोनों ही तरफ से दोनों ही एरियाज में ऑफेंस घटित हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो आप, जो ए है और ये जो बी है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको या नहीं, जल्दी बताइए। एक तो है अनसर्टेन, क्या सेकंड जो सब क्लॉज बी है, क्या ये अनसर्टेन है या नहीं है। देखिए जो क्लॉज ए है उसमें अनसर्टेनिटी है, क्लॉज बी में देर इज नो अनसर्टेनिटी। द ओनली peculiar situation is that the offense is committed partly in one local area and partly in the other local area। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा आपको, ये चैप्टर बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बोरिंग हो जाता है, याद करने में डिफिकल्टी आती है क्योंकि बहुत चैलेंजिंग नहीं है ये। तो ध्यान रखना इसको, आपने ये सभी सेक्शंस रो में पूछे जाते हैं आपसे मेंस में, सारे सेक्शंस लिखने पड़ सकते हैं। तो वर्बेटम ना लिख करके आप जिस लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शंस में कहां पर है। अब जैसे ए बी पार्ट आ गया, ऐसे ही आगे पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने। इन ए केस इन्वॉल्विंग द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्रॉपर्टी वाज रिसीव्ड एट प्लेस एक्स एंड इट वाज डिसऑनेस्टली डिस्पोज्ड बाय द एक्यूज्ड प्लेस ईदर द प्लेस एक्स और वाई। अब देखो यहां पर क्या है, जो ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वहां पे क्या होता है,
नंबर वन कंपोनेंट होता है एंट्रेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एंट्रेसमेंट किस जगह पर हुआ, और फिर वो होता है उसका डिसऑनेस्ट डिस्पोजिशन, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। तो इस एग्जांपल में जैसा बताया गया कि भाई जो रिसीविंग का कहो या एंडोर्समेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है वो तो अलग जगह है, और उसका डिस्पोजिशन एक जगह या अलग अलग जगह पर है। तो इन दैट केस क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, तो फिर एज पर दिस रूल क्या होगा, ये किसी भी प्लेस पर, चाहे तो वो एक्स में या फिर वाई पर, इन एनी ऑफ द प्लेस, ये सीपीसी में भी होता है। In that case, inquiry or trial can be conducted by a court having jurisdiction either over the X or Y। तो जहां पर अनसर्टेनिटी हो, जहां पर मोर देन वन एरियाज आ रहे हो, तो कोई से भी स्थान की कोर्ट को ट्रायल करने का अधिकार होगा। सी में क्या है, सी में ये सी है, इसमें कॉन्टिन्यूइंग वन, द ऑफेंस is a continuing one and continues to be committed in more local areas than one। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो ऑफेंस है वो किसी भी एक एरिया में, लोकल एरिया में कंक्लूड नहीं हो रहा है। जैसे जर्नी में जा रहे हैं आप, रेप की घटना घट रही है कार में, और वो कार कई जगह से पास हुई, ये हो सकता है। दूसरा हो गया ट्रेन में डकैती हो रही है, तो सेवरल प्लेसेस को उन्होंने कमेंस किया, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होता जा रहा है वहां पर वो। तो ऐसे ही है आपका एब्डक्शन का, वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस हुआ आपका, किडनैपिंग एब्डक्शन। तो अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होगा तब क्या होगा, सी हो गया, और डी हो गया वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज। जो ऑफेंस है वो जैसे भी अभी देखा भी हम लोगों ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, इट जो ऑफेंस है दैट कंसिस्ट इन सेवरल पार्ट्स, और वो कैसे हो रहे हैं, डिफरेंट लोकल एरियाज में हो रहे हैं। तो ए बी सी डी, समटाइम्स यू विल फाइंड देयर आर सर्टेन ओवरलैपिंग थिंग्स एज वेल, वो हो सकती है ओवरलैपिंग, ऐसे नहीं अलग अलग ही होंगी। इन चार परिस्थितियों में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कौन सी होगी, इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू ट्रायल बाय कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज। एनी ऑफ सच लोकल एरियाज को एक्सपीडियंसी कह लीजिए, कन्वीनियंस कह लीजिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे दिया गया है। तो हमारा 197 में नियम था कि वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, उसी एरिया की कोर्ट में इंक्वायरी और ट्रायल होगी। लेकिन यहां पर क्या गया, डाउटफुल केसेस आ गए, यहाँ अनसर्टेनिटी आ गई यहाँ पर। ये तो चार चीजें ए बी सी डी, फोर थिंग्स हो गई यहाँ पर, ये डिफरेंट सिचुएशन आ गई यहाँ पर। इन चारों में क्या लिखेगा आपको, ए बी सी और डी में, या तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, कंफ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया आपको इसमें कि या तो अनसर्टेन है, या मोर देन वन एरियाज में ऑफेंस इन्वॉल्व हो रहा है। तो ए में हुई अनसर्टेनिटी, बी में हुआ फिक्स एक लोकल एरिया में और दो लोकल एरिया में, पार्टली इन वन पार्टली टू में खत्म हो गया। थर्ड में हम लोग आ गए कॉन्टिन्यूइंग वन, और फोर्थ में आ गया आपका वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स। इसका मैं देखता हूं कोई एग्जांपल में मिल जाए तो। जैसे कॉन्स्पिरेसी तो हो गई कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस में, ट्रैवलिंग विदाउट ए वैलिड पासपोर्ट, ऑफेंस ऑफ अबडक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस हुआ। देखिए क्या, जैसे इसको समझते हैं, ऑफेंस ऑफ एबडक्शन की बात करते हैं, तो आप किसी व्यक्ति को एक स्थान से उठा करके लेके जा रहे हैं दूसरे स्थान पर। अभी अब एक स्थान कवर्ड किया, दूसरा किया, तीन किया, चौथा किया, कई कई डिस्ट्रिक्ट में आप लेके उसको घूमते रहे उसको। तो ये जो ऑफेंस है, ये इस ऑफेंस का ट्रायल कहीं पर भी हो सकता है जहां पर जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी वो ऑफेंस इन्वॉल्व हुआ हो। ये सेवरल पार्ट्स का एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जैसा कि ये पूछ रहे हैं क्या नाम है इनका, जतिन मल्होत्रा का। जतिन सेवरल पार्ट्स में कोई आप में से देगा कोई एग्जांपल सेवरल पार्ट्स में, वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स। जैसे कल्पेबल होमिसाइड का या मर्डर का ही ऑफेंस ले लीजिए आपने, एक जगह पर उसको घूंसे मारे गए, पिटाई की गई, और फिर वो आगे भागता है, आगे जाकर के उसको फिर गोली मार दी गई। तो ये अलग अलग एक्ट, सेवरल एक्ट्स हुए, एक्ट्स अलग अलग हो गए इसमें, एक इंजरी करने के तरीके अलग हो गए, या जहर देना, एक जगह मारा गया, दूसरी जगह उस पर जाकर के जला दिया गया, इस तरीके से सेवरल पार्ट्स हो गए, अलग अलग डिफरेंट लोकल एरियाज में हो गए। तो कुल मिलाकर ये ओवरलैपिंग है। ये किसी भी ट्रैफिकिंग हो गया, देखो ट्रैफिकिंग इज ए कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस हो गया। सो ए बी सी डी में
इन चारों में किसी भी कोई कहीं भी केस कवर हो जाएगा तो आप पर ये 198 का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, और ऐसे केस में उस कोड को जो किसी भी कोड को जुरिडिक्शन होगा उसको ट्राई करने का। तो कर लेंगे आप लोग अभी, और कुछ खास बात इसमें है नहीं। तो ये हो गया आपका 198, इसमें केवल जानना ही है। अब आ जाइए आप 199 में आ जाइए। 199 199 और 179 आ जाइए। 179 सीआरपीसी था, 199 बीएनएसएस है। क्या है? ऑफेंस ट्राइवल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंश्योर्स। देखो क्या होता है, एक जगह गोली मार दी है ना, और वो भाग रहा है और मरा कहीं और जा करके, तो एक्ट इज डन एंड कॉन्सिक्वेंस अलग अलग एरिया में हो गए। एक जगह उसको मारा गया लेकिन वहां मरा नहीं, वो भागा, प्यासा पैसा भाग रहा है, और फिर जाकर के दम तोड़ा उसने किसी और जगह पर जाकर के। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो एक्ट तो वहीं पर हो गया लेकिन उसका रिजल्ट किसी एरिया दूसरे एरिया में आया। क्या कहता है सेक्शन ये? वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज बीन डन, जो कार्य किया गया है, प्लस कॉन्सिक्वेंस विच हैज एंस्यूड। The offense may be inquired or tried by a court within whose local jurisdiction that such thing has been done or such consequence has been done। देखिए वही है। तो जहां पर एक्ट हो या कॉन्सिक्वेंस हो, एक्ट की जगह पर ट्रायल हो सकता है या कॉन्सिक्वेंस की जगह पर ट्रायल हो सकता है। जैसे ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने, ए इज वुंडेड इन द कोर्ट जुरिडिक्शन ऑफ एक्स लेकिन डाइज इन द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ वाई। कोर्ट दिल्ली की कोर्ट में उसको जख्मी किया गया लेकिन मरा जाकर के वो गाजियाबाद की कोर्ट की जुरिडिक्शन में। तो दिल्ली की कोर्ट में केस चलेगा या फिर गाजियाबाद की? तो आंसर इज एनीवन, एक्स और वाई कोई भी हो सकती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इस तरीके से। प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आपको आई नहीं आई, जल्दी से बताइए, बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है इसमें। 201 पढ़ लेते हैं पहले। 201 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई प्रीलिम्स के लिए। 201 बीएनएसएस, 181 सीआरपीसी, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। क्या कहता है ये? 201 181, एनी ऑफेंस ऑफ बीइंग ठग अब हटा दिया गया है। देखो ये इसमें कुछ चेंजेस हो गए। पहले जो था इसमें बीएनएसएस में और इसमें कुछ चेंज हुए। बीइंग ए ठग और मर्डर कमिटेड बाय ठग, ये जो सेक्शन है ये यहाँ पर पिन पॉइंटेड लिखा है कि कौन कौन से ऑफेंस का नेम ही कर दिया इन्होंने। तो यहां पर आप देख लीजिए कौन कौन से ऑफेंस आ रहे हैं। एनी ऑफेंस ऑफ डकैती, तो यहां से बीइंग ए ठग और मर्डर कमिटेड बाय ठग हैज बीन डिलीटेड नाउ। ये जो फ्रेज है बीइंग ए ठग और मर्डर कमिटेड बाय ठग, ये पहले था, ये अब डिलीट कर दिया गया है, इसलिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ध्यान रखना कहीं ये पूछ ना ले आपसे। अब क्या रह गया? लाइन क्या रह गई है? एनी ऑफेंस ऑफ डकैती नंबर 1, डकैती विद मर्डर नंबर 2, और बीइंग ए गैंग ऑफ डकैट्स नंबर 3, और एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी 4। डकैती विद मर्डर, बिलोंगिंग टू द गैंग्स ऑफ डकैत, और फोर्थ हो गया एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी। ये 4 बातें इनको रट लीजिए अच्छे तरीके से। may be inquired into or tried where the offense was committed or the accused person is found right down before prelims। यहां पर अभी तक हम क्या देखते आए थे? देखिए जो जनरल रूल क्या था कि जहां पर ऑफेंस हुआ है, जहां पर ऑफेंस घटित हुआ है, जहां पर अपराध घटित हुआ है, लेकिन ये पहली बार आपने देखेंगे यहां पर 201 में। अभी तक हम क्या देखते आए हैं? वी वर फोकसिंग ऑन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, चाहे वो एक जगह हो गया हो, वो मल्टीपल प्लेसेस में हुआ हो, वहां अनसर्टेनिटी रहा हो, बट हम लोग क्या देख रहे थे? वी वर सीइंग ओनली दी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। लेकिन डकैती विद मर्डर, जॉइनिंग गैंग्स ऑफ डकैत, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, इसमें एडिशनल पॉइंट आ गया है। कहाँ? वेयर द एक्यूज पर्सन इज फाउंड, जहां पर एक्यूज पर्सन जो आरोपी है वो मिलता है, तो ये एडिशनल पॉइंट आ गया है। एक्यूज पर्सन इज फाउंड, जहां पर वो अरेस्ट होगा, जहां पर वो मिल जाएगा, उसकी को वहां पर भी वैसा कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भी ध्यान रखना आप लोग इस बात का। अब आ जाइए सेकेंड क्लॉज में, एन ऑफेंस ऑफ व्हाट, क्या क्या आ गया? ये किडनैपिंग और अबडक्शन। किडनैपिंग अबडक्शन अंडरलाइन कीजिए। मे बी इंक्वायर्ड, ट्राइड, ये बाय कोर्ट
where the person was kidnapped or abducted or was conveyed, concealed or detained। तीन जगह तीन बातें आ गई। देखिए यहां पर फिर वही बात आ गई। देखिए पहली तो ऑब्वियस है कि वहां पर होगा जहां पर किडनैपिंग एब्डक्शन होगा, वो तो वहीं पर, वो तो जनरल रूल में ही आ जाएगा, वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, वो तो होगा ही होगा। लेकिन सेकेंड रूल कहां पर आ गया, वेयर द पर्सन, कौन सा पर्सन जिसका किडनैपिंग हुई, दैट वॉज कन्वेड, जहां पर उसको ले जाया गया, जहां पर उसको छिपाया गया, जहां पर उसको बंधक बना के रखा गया। CCD, कन्वेड, कंसील्ड, डिटेन्ड। जहां जहां पर ये हुआ कन्वेड, कंसील्ड और डिटेन्ड, वहां पर भी ये हो सकता है। तो ध्यान रखना यहां पर हम लोग पहले हमने कहा वेयर एक्यूज इज फाउंड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल क्या है, जहां पर विक्टिम को कन्वे किया गया, कंसील किया गया, डिटेंड किया गया। थर्ड पर आ जाइए, कौन कौन से ऑफेंस हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी। क्लॉज थर्ड में, एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी मे बी इंक्वायर्ड ट्राइड बाय द कोर्ट। कहां पर, जहां ऑफेंस कमिटेड हुआ था, ये तो हमारा 197 ही हो गया था, जहां पर ऑफेंस कमिट होगा वहां तो जनरल रूल अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर क्या खास बात है, स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज पजेस्ड, जहां स्टोलन प्रॉपर्टी को पजेस किया गया है। तो आप ये देखेंगे 201 का जो शगुन है वो कई अपराधों में बट रहा है, अलग अलग, उसमें अलग अलग। तो अगर हम देखें तो हर ऑफेंस, हर सब क्लॉज में हम क्या कर रहे हैं, जनरल रूल को तो इनकॉर्पोरेट कर ही रहे हैं, वो तो आप करोगे ही करोगे, जहां वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड, दिस इज नो सरप्राइज। लेकिन थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एक टेक्निकल पॉइंट हो सकता है। देखो कैसे, जरा फोकस कीजिए रॉबरी पर। रॉबरी हुई दिल्ली में, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है दैट वाज पजेस्ड इन मुंबई, ठीक है। एक्यूज वाज फाउंड इन चेन्नई, एक्यूज्ड। तो रॉबरी के केस में कौन कौन सी कोर्ट को जुरिडिक्शन होगा, मुंबई को होगा जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ, दिल्ली को होगा जहां पर पजेस हुआ, क्या चेन्नई को होगा, चेन्नई को तब हो जाएगा जब व्हेन रॉबरी इज कमिटेड बाय 5 persons एंड इट बिकम्स डकैती। क्योंकि डकैती के केस में हमने अभी पढ़ा था एक साल पहले, डकैती विद मर्डर बिलोंगिंग, ये कहां पर, ऑफेंस कमिटेड और वेयर द एक्यूज पर्सन इज फाउंड। तो ये देखो जो डकैती है, डकैती में और रॉबरी में कितना अंतर है बताओ, नंबर ऑफ पर्सन का ही तो है बस। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि रॉबरी इज कमिटेड बाय 5 persons और दिस पर्सन, तो कहां कहां पर होगा, तो ध्यान रखना वो रॉबरी कहां हो गई है, वो अब हो गई है डकैती में। तो डकैती के केस में हम कहां कहां केस चला सकते हैं, देखो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ एक बार, जहां पर एक्यूज फाउंड हुआ 2 बात, और तीसरी बात और ऐड कर लीजिए एज पर सब थर्ड, जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी पजेस्ट की गई, वेयर द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज पजेस्ड। ये बात आपको समझ में आई नहीं, टेक्निक गूढ़ बात बताई है मैंने, इसको ब्रह्म तत्व बताया है, जल्दी बताइए मुझे, समझ में आई नहीं आई, कम ऑन। तो ये बात समझ में आ रही है। तो डकैती के केस में ध्यान रखना, अगर डकैती में पूछ ले वो आपसे, तो क्या केवल यही तो रह जाएगा, ऑफेंस वाज कमिटेड और जहां एक्यूज इज फाउंड, क्योंकि डकैती अपने आप में क्या है, रॉबरी भी है कि नहीं है। इसीलिए इसको मत भूलिएगा, ये बात कुछ बातें जब पढ़ते हैं तब दिमाग में नहीं आती है, पढ़ाते हुए दिमाग में आती है कि अरे नहीं नहीं ये तो भूलेंगे हम लोग, समझना पड़ेगा। यस, वेयर द स्टोलन प्रॉपर्टी इज पजेस्ड, बोलो साहब, है कि नहीं है। तो अब तो भूल जाओगे पक्का, शाबाश। और क्या क्या आ गया भाई, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ में आ जाइए। ये क्या है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
ये कौन क्या कहते हैं, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड, रिटेन्ड, वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न। बस इसको समझ लीजिए। देखिए क्या है इसमें, इसमें खास बात क्या है, देखिए इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं बार बार, जहां ऑफेंस कमिट हुआ है तो है ही है हर जगह, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब कहां कहां हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में। क्या क्या, जहां पर वो प्रॉपर्टी रिसीव हुई, रिटेन करी गई, और खास बात क्या है, इट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न और अकाउंटेड फॉर बाय द अक्यूज्ड। भाई साहब मैं महाकुंभ में जा रहा हूं, मेरी ये गुल्लक है, मेरी ये पोटली है ज्वेलरी की, मुझे वापस कर देना। कहाँ कर देना सर, दिल्ली में दे देना, समझे। तो ये वो कौन सा प्लेस हो गया, मैंने आपको दी कहां पर, आगरा में दी, और मैं आपसे अपेक्षा ये कर रहा हूं कि आप मुझे वापस कर दोगे दिल्ली में। तो दिल्ली में, जहां दिल्ली वो स्थान हो गया, वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड और अकाउंटेड फॉर, ये दिल्ली वो स्थान हो गया, समझे। बोलो ये सुन लो, कर लेंगे नहीं कर लेंगे अभी ये, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को, बढ़े आगे को। चलिए 5 में, कितना आसान होगा ना आप सबके लिए याद करना, सारे पॉइंट याद करने में 5 मिनट 10 मिनट कर लोगे याद सब। देखो ये याद करके देखो, आपको 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे लिख लिख के याद करने में। एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कौन सा ऑफेंस, जैसे रिसीविंग दी, पहले था सेक्शन नंबर था वो 411, 412, 413 आईपीसी में, अब मुझे पता नहीं क्या नंबर चेंज हो गया वो, उसमें था रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी, पोजेसिंग द स्टोलन प्रॉपर्टी। तो उसकी बात कर रहे हैं, एनी ऑफेंस, कोई सा भी ऐसा ऑफेंस हो जिसमें ये इंक्लूड होता हो कि प्रॉपर्टी इज पोजेशन प्रॉपर्टी, तो वो कहाँ हो जाएगा, ऐसी कोर्ट में जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिटेड, बोरिंग ये तो होगा ही होगा, और जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी पजेस की गई थी। बस हो गया काम, और क्या रह गया इसमें, बस खत्म बात। तो ये देर आर 5 सब क्लॉजेस, वो अलग अलग ऑफेंसेस को डील किया जा रहा है और अलग अलग उसमें जुरिस्डिक्शन बताया गया है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि आप पास होना चाहते हैं, क्योंकि आप जज बनना चाहते हैं, है ना, चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए इसके, इस तरीके से सिचुएशंस यहाँ पे बनाइए, सीरियल नंबर, सेक्शन नंबर विद सब क्लॉज, और ऑफेंस, और उसके जुरिस्डिक्शन कौन कौन से होंगे। इस तरीके से आपको एक अलग ही प्रेजेंटेबल तरीके से आपको शायद ज़्यादा याद करने में आसानी हो जाए, इससे आपको आइडिया लग जाए क्या क्या कॉमन है और क्या क्या उसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे ये नोट्स बनाएंगे, उसका पीडीएफ मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर, वो है आपका 20 ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स एटसेट्रा। तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको यहीं से आएगा, हाँ जी, सेक्शन 202 बीएनएसएस में भैया लिख लीजिए पी फॉर प्रीलिम्स, विच सेक्शन डील्स विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रायल व्हेन ऑफेंसेस आर कमिटेड बाय लेटर्स एटसेट्रा। समझे, लेटर से कैसे हो सकता है ऑफेंस, बहुत सारे ऑफेंस होते हैं। एक फिल्म आई थी मिल्खा सिंह, देखी होगी तुमने, किस किसने देखी थी मिल्खा सिंह, बताइए मिल्खा सिंह किस किसने देखी थी। उसमें वो लेटर फेंकता है, ध्यान है, वो लेटर तो का तो पर्पज कुछ और था, हालांकि उसको भी हम ऑफेंस बना सकते हैं, स्टॉकिंग एंड दिस दैट कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो जो लेटर है वो एक एक्सटॉर्शन के लिए भी भेजा गया हो सकता है, देर में भी एक डिफेमेशन का भी लेटर हो सकता है, तो देर में भी सो मैनी सिचुएशंस। अब पढ़ते हैं क्या है ये, क्या कहता है, एन ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग में, चीटिंग के ऑफेंस की बात करते हैं, इफ द डिसेप्शन इज प्रैक्टाइज बाय मीन्स ऑफ, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऐड कर दिया गया है, और लेटर्स और टेली कम्युनिकेशन मैसेजेस। सो 3 प्रकार से हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, नंबर 2 हो गया लेटर्स, और नंबर 3 हो गया है टेली कम्युनिकेशन मैसेजेस, ईमेल, व्हाट्सएप, और किस तरीके से टेली कम्युनिकेशन हो गया या लेटर के द्वारा क्या कर रहे हैं, डिसेप्शन कर रहे हैं, डिसेप्शन मतलब कपट कर रहे हैं, है ना।
जैसे मान लीजिए प्रियांश भाई साहब लिख रहे हैं लेटर, तुम बस दिल्ली आ जाओ, मैं तुम्हें जज बनवा दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे करा दूंगा, ठीक है। मान लीजिए आकांक्षा यादव कह रही है सिमरन से, तू बस लेटर के थ्रू करे, तू बस मेरे साथ मुंबई चल, सबसे कांटेक्ट है मेरे, सारे करण जौहर, सलमान खान, ये वो सब, सबसे मिलवाऊंगी तुझे, तुझे चांस दिलाऊंगी मैं, बस कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी साथ में लेकर के आ जाना। तो ये क्या हो रहा है, डिसेप्शन हो रहा है ना, बरगलाया जा रहा है। तो वो डिसेप्शन अगर इन मीड इन तरीके से हो, जैसा कि स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर्स, टेलीकम्युनिकेशन मैसेज के द्वारा हो रहा हो, तब क्या होगा, कौन सी कोड के द्वारा, विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन सच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेटर्स और मैसेजेस वर सेंट और रिसीव्ड, जहां से मैसेज सेंट हुए थे और जहां से मैसेज रिसीव हुए थे, ये बात ध्यान रखनी है आपने, सेंट और रिसीव्ड दोनों जगह में से किसी एक जगह भी ऐसा हो सकता है। सो जैसे मैंने कहा कि देखिए ये जो सेक्शन है सारे, ये ऑल दीज सेक्शंस शुड बी रेड, अंडरस्टूड एंड अप्लाइड टुगेदर, यू कैन नॉट रीड वन रूल इन आइसोलेशन, हर इन सभी को एक साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग अलग अप्लाई करोगे, कहीं ना कहीं वो ओवरलैपिंग भी मिलेगी आपको, लेकिन क्योंकि आपको जज बनना है, इन नंबर का ध्यान रखेंगे और इतने टेक्निकली के पढ़ेंगे, उनको हाईलाइट भी करेंगे आप लोग। एनी ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी मे बी इंक्वायर्ड ट्राइड, ये where the property was delivered और property was received। देखो और भी आ गया, देखिए आ हा गजब गजब, दोनों में क्या अंतर है समझिए। देखिए यहां पे ऑफेंस किसकी बात कर रहे हैं, चीटिंग की बात कर रहे हैं। तो चीटिंग देयर डिसेप्शन तो है ही है, डिसेप्शन, प्लेइंग डिसेप्शन इज वन ऑफ द कंपोनेंट, वो तो होगा ही होगा। लेकिन एक चीटिंग, देयर में भी चीटिंग इन विच देयर इज नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, एंड देयर आर द केसेस ऑफ चीटिंग वेयर देयर इज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा कि सिमरन, जैसे ये कहा जाए साहिल जाधव के बारे में कहा गया कि लड़का जज बन गया, बहुत टॉप के नंबर आए लड़के के, एकदम नंबर 1 जज बना है, ठीक। और उसी को उसी प्रेजेंटेशन पर उसकी शादी कराई जाए, या इसका उल्टा समझ लीजिए, इसका उल्टा साहिल से बताया गया कि भैया नूरजहां तो बस नूरजहां है, देखते रह जाओगे, इतनी सुंदर है, वो तो बोलती नहीं है, अगर बोलेगी तो इतनी मंत्रमुग्ध हो जाओगे उसकी आवाज सुन के कि कमाल हो जाएगा। इतनी तारीफ कर दी। साहिल जागर ने कहा कि फिल्म सी करूंगा तैयारी बाद में, शादी करूंगा पहले, समझे। अब भाई साहब ने शादी कर ली नूरजहां से। अब जब नूरजहां मैडम का घूंघट उठाया गया तो साहिल का नूर उड़ गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो यहां पर आप देखो, यहां पर कोई चीटिंग तो हुई है लेकिन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई है। तो देयर में भी केसेस ऑफ चीटिंग वेयर देयर इज नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, इसलिए इन्होंने दोनों बातों को अलग अलग मेंशन किया है कि ऐसा ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग इफ डिसेप्शन इज प्रैक्टाइज, अगर डिसेप्शन इस तरीके से होगा, यहां पर फोकस है डिसेप्शन पे, डिसेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किया है, लेटर से किया है, टेली कम्युनिकेशन से किया है। तो इन्होंने कहा कि साहब जहां से मैसेजेस भेजे गए, जहां पर रिसीव किए गए, वहां पर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी हुई है, तो जहां पर प्रॉपर्टी डिलीवर की गई थी और जहां पर प्रॉपर्टी रिसीव की गई है, वहां की कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन होगा। तो अगर मान लीजिए जो डिसेप्शन हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से हुआ, तो जहां से मैसेज भेजे गए, सपोज कीजिए दिल्ली से भेजे गए, कहां भेजे गए, मुंबई भेजे गए, प्रॉपर्टी कहां डिलीवर हुई, अहमदाबाद। तो दिल्ली से मैसेज भेजे गए, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा। मुंबई में मैसेज रिसीव किए गए, यहाँ की पर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी डिलीवर हुई और एक जगह और हो जाएगी, मान लीजिए कहीं भी, मान लीजिए चेन्नई,
यहाँ पर रिसीव हुई। तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव्ड डिलीवर्ड, और मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट एंड रिसीव्ड, यहां पर भी इन सभी इनमें से किसी भी कोड को जुरिस्डिक्शन होगा ट्रायल करने का। बोलिए, कर लेंगे आप? अब ये आ जाइए, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ द बीएनएस। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, 82 में क्या है बताइए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट दी बाइगेमी? यस, बाइगेमी का। अब तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो पहले इन्होंने क्या कहा, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि जहां पर अपराध होगा, फिर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्डिक्शन क्रिएट किए हैं इसमें। तो बाइगेमी में क्या होगा, विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड, ये तो जनरल रूल है। द ऑफेंडर लास्ट रेजाइडेड विद हिज और हर स्पाउस बाय द फर्स्ट मैरिज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहली पत्नी के साथ या पहले पति के साथ जहां पर वो रहा वहां पर भी जुरिस्डिक्शन होगा। बाइगेमी में क्या अपराध है बताओ? दूसरी शादी करना। तो जहां पर दूसरी शादी की वो जगह हो गई, और जहां पहली पत्नी के साथ लास्ट में रहा था, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे। द ऑफेंडर लास्ट रिजाइडेड को अंडरलाइन कीजिए, और कौन सा स्पाउस, फर्स्ट मैरिज को जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। ये पहले नहीं था, अब इन्होंने ऐड कर दिया अब। हाँ जी, और कहां पर है? द वाइफ ऑफ द फर्स्ट मैरिज हैज टेकन अ परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ये वाली बात आ गई, जो प्रथम पत्नी है, अब जब दिल टूट गया, जब दूसरी शादी हो गई, उसके बाद में, यानी कि आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, उसने कहां पर अपना परमानेंट रेजिडेंस बनाया है, उस स्थान पर भी। ठीक, मान लीजिए श्रीमान धर्मेंद्र जय, इनकी थी F1 नहीं W1 वाइफ, फिर इन्होंने शादी की W2 से। ठीक, तो जहां इन्होंने शादी की उस जगह का नाम है दिल्ली में मैरिज की, यहां पर जुरिस्डिक्शन होगा। W1 के साथ में ये लास्ट रिजाइड करे थे इन्होंने गाजियाबाद, तो यहां पर जुरिस्डिक्शन होगा। W1 रूट करके चली गई है अब मुंबई, तो वहां पर भी उस कोर्ट, मुंबई की कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन होगा। तो तीन आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं इसमें। नहीं आई बात समझ में? जल्दी बोलो, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? नहीं करेंगे? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं फिर। अब ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज, जब यात्रा में ऑफेंस हो रहा हो, सेक्शन 203। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, हेडिंग से क्वेश्चन आएंगे। विच सेक्शन डील्स विद द जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफेंस इज कमिटेड इन जर्नी, चीटिंग, ये वो ब्ला ब्ला, जितनी भी कैटेगरी आ गई हैं भैया, इन सबको रट लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए मेरे लिए तो बहुत बोरिंग था उस समय याद करना, मैं याद नहीं कर पाया था, सही बता रहा हूँ। हेडिंग से काम चलाया था, प्रीलिम्स में काम बन गया था अपना, लेकिन मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और टेक्निकल नहीं आएंगे। कोई केस लॉ की जरूरत नहीं है इसमें, कोई भी केस लॉ की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट से काम चल जाएगा। हाँ जी, when an offense is committed violates the person by or against whom or the thing in respect of which is in the course of performing a journey or voyage। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली क्या किया है, जो ऑफेंस है दैट मे बी अगेंस्ट ए पर्सन एंड ऑफेंसेस मे बी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो पर्सन में भी ट्रैवलिंग ऐसा हो सकता है, नहीं तो एक फिल्म आई थी मिल्खा सिंह, उसमें गाना था ना, कोयले चोरी करते हैं, कौन सा गाना भी चलता है बड़ा सही से उसमें, वो देखा होगा है ना। तो देयर में बी व्हाट, ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन, देयर में बी ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और द थिंग। लेकिन अगर वो कैसे हैं उस समय, दे आर इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग ए जर्नी और वॉयज, मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में सामान जा रहा है, ट्रेन में आप जा रहे हैं, और तब ऑफेंस होता है, तब क्या होगा, ऑफेंस की इंक्वायरी कहां से हो सकती है, जिस थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिस्डिक्शन वो व्यक्ति या वो वस्तु पास्ड इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी और वॉयज, जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से वो यात्रा गुजर गई,
जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई, दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हुई और ये गई मुरादाबाद तक, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे कई स्टेशन आएंगे, गाजियाबाद आएगा, फिर हापुड़ आएगा, गजरोला आएगा, अमरोहा आएगा, फिर मुरादाबाद आएगा। अब इस यात्रा में ट्रेन चलती रही, बर्निंग ट्रेन समझ लीजिए, और यहाँ पर लोग लुटते रहे, पिटते रहे, सामान खींचता रहा, चेन्स खींचती रही। तो पर एक तो अनसर्टेनिटी भी आ गई इसमें, है ना। लेकिन ये स्पेसिफिक सेक्शन इन्होंने दे दिया इसमें कि अगर जर्नी का होगा तो फिर यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे। तो जिन जिन कोर्ट के उससे वो गुजरी, तो गाजियाबाद से गुजरी ट्रेन, जिन जिन शहर से गुजरी, वहाँ की कोर्ट को भी जुरिडिक्शन उसमें होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 203। आप मुझे बताइए विद्वानों कि आपको ये बात समझ में आपके आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। सो थैंक यू फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं कल। सो कर लिया वीडियो, पढ़ लिया अच्छे तरीके से। उनको आप ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि भाई हमने समझ लिया है, अब हम एग्ज़ाम में ही रिवीजन करेंगे उसका। नहीं, उनका रिवीजन आपने डेली करना है, उनका रिवीजन डेली करना है, वाइल ट्रैवलिंग करना है, वाइल वॉशरूम करना है, जाते हुए करना है, मतलब दिमाग में हर समय वो घुमा के रखना है। अगर आप एडवोकेट हैं तो जो वेटिंग टाइम होता है अपने टर्न का, आप वहाँ पर भी उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम टाइम लगता है एक सेक्शन को रिवीजन करने में। आप ये मत सोचिए हम आधा घंटा लगातार पढ़ेंगे। मैं आपसे कहता हूँ आप 1 मिनट के लिए पढ़िए, जहाँ पर आपको 5 मिनट मिल रहे हैं ना, आप केवल 5 मिनट के लिए पढ़ाई कीजिए, बस रिवीजन कर डालिए उसमें। तो उससे क्या होगा कि आप जो आगे आगे बढ़ रहे हैं कोर्स में, तो उसी के साथ होता क्या है कि पिछला कोर्स भूल जाते हैं। तो आपने वो काम, भूलने वाला काम नहीं करना है आपने, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, इस चैनल की सभी प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमने आपके लिए बहुत छोटे छोटे कोर्सेज आपके लिए डिफरेंट उसके बनाए हैं, टेस्ट सीरीज़ बनाई है वहाँ पर, और उसी में आपको 1 लाइनर नोट्स, और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में भी आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएं। तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा आप। थैंक यू वेरी मच।